Okay, the question is something like this. We have a platform. On this platform, there is a small mass of 1 kg. A small block of mass 1 kg is kept on it. Okay. Now, this platform is undergoing SHM, vertical SHM. So, ये तो इसके extreme positions हो गए. Amplitude आपको दिया हुआ है 1 centimeter. And it is given to you that this block does not lose the contact with the platform. So, block does not lose contact with platform. Okay. Now let's try to understand this. दो केसेस देखते हैं कि जब ये प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ है, मीन पोजीशन से ये नीचे की तरफ है. सो मान लो यहां पे कहीं पे ये प्लेटफॉर्म है एट अ डिस्टेंस x. तो इस पे कौन कौन से, ये ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सो द फोर्स ऑन दिस इज mg नीचे के डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, एंड नेट एक्सेलरेशन ये प्लेटफॉर्म का हमेशा सेंटर की तरफ होगा. तो ये ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है ना, तो जो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन होगा उतना ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा. एंड ये एक्सेलरेशन हमें पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है टूवर्ड्स द सेंटर. तो आपका इक्वेशन क्या होगा इन द बॉटम हाफ? व्हेन आई से बॉटम हाफ मतलब मीन पोजीशन के नीचे. ओके, n minus mg is equal to mass into acceleration, that is m omega square x. So n will become equal to m omega square x plus mg. Now you can see that this can never be equal to 0. ये दोनों positive terms हैं. And moreover, जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म नीचे जाता जाएगा, as this platform keeps going down, your x will keep on increasing, and as x increases, n increases. So therefore n will be maximum when x is maximum, and x की maximum value कितनी है? a होगी ना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है. So n max would be equal to m omega square a plus mg. Okay. Now this cannot be zero, so normal force zero नहीं होगा. इसका मतलब ये ब्लॉक जो है वो हमेशा प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में होगा. So block will always remain in contact, is always in contact with platform. Contact with platform. ठीक है. Now let's try to see what happens in the top half. Now when you look at the top half में क्या होगा कि जैसे मान लो यहां पे प्लेटफॉर्म है. अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे? अगर इफ यू कीप अ ब्लॉक ओवर हियर, इस पे यू हैव नॉर्मल फोर्स प्लेटफॉर्म के वजह से ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, एंड देन बिकॉज प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, तो ये ब्लॉक क्योंकि प्लेटफॉर्म पे उसका भी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगा. सो इट विल बी डाउनवर्ड्स विच इज ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो अब आपका इक्वेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू mg minus n is equal to mass into acceleration, so m omega square x. So n now becomes equal to mg minus m omega square x. Now you can see that n is equal to mg minus this number ना, so this n can become equal to 0. n 0 होगा ये श्योरली नहीं कह सकते, बट n 0 हो सकता है ना अगर जो mg और m omega square x इक्वल हो गए. so if mg becomes equal to m omega square x, then n will become equal to 0. So top half में आप जैसे ही मीन पोजीशन के ऊपर की तरफ जाते हो तो नॉर्मल फोर्स कैन बिकम 0, एंड नॉर्मल फोर्स अगर जो 0 हो जाएगा तो ये जो ब्लॉक है वो कांटेक्ट छोड़ देगा, इस प्लेटफॉर्म के साथ वो कांटेक्ट छोड़ देगा. नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस. जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर, ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा, एज दिस प्लेटफॉर्म गोज अप, your x is going to increase, and जैसे ही आपका x increase होगा n कम होता जाएगा. So now I can say this, as x increases, n decreases. Okay, so therefore when x is maximum,
then n is minimum. तो therefore मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जब x मैक्सिमम होगा, x की मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू a, सो दिस बिकम्स mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर a. ठीक है. नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब n मिनिमम, अब इन्होंने ये कहा है कि सो मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वी नो इट इज ओवर हियर. इस एक्सट्रीम पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिनिमम है. एंड अगर जो यहां पे वैल्यू जीरो नहीं होगी तो कहीं पे भी जीरो नहीं होगी. समझ में आया आपको? एंड कहीं पे भी जीरो नहीं होगी तो ब्लॉक विल नॉट लीव द कॉन्टैक्ट, इट विल नॉट लूज द कॉन्टैक्ट. सो बेसिकली व्हेन इट इज गिवन टू यू दैट ब्लॉक डज नॉट लूज द कॉन्टैक्ट, आपको बस ये इंश्योर करना है कि यहां पे कॉन्टैक्ट लूज ना हो. सो अगर जो नॉर्मल फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो इवन एट दिस पॉइंट, then it will be greater than zero everywhere else. So for contact to remain all the time, the thing is n minimum should be greater than zero. Okay. और लिमिटिंग केस अगर जो देते तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. सो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. एम और एम कट हो जाएगा. सो जी अपॉन ए, ये ओमेगा स्क्वायर ए ये साइड पे चला जाएगा. हाँ, जी अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा बेसिकली शुड बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय ए. Now if omega is square root of less than, तो टाइम पीरियड जो होता है I can write omega as 2 pi by t. This should be less than square root of g by a. तो टाइम पीरियड यहाँ पे चला जाएगा तो t should be greater than or equal to 2 pi square root of a by g. So आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड है that minimum time period is equal to 2 pi square root of a by g. Okay, this should be the minimum time period of oscillation. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर जो इस नंबर से कम हुआ तो ब्लॉक विल लूज द कॉन्टैक्ट, इससे ज्यादा हुआ तो ब्लॉक विल नॉट लूज द कॉन्टैक्ट. ठीक है. ओके. अब हमें मान लो कि बिटवीन टू टाइम पीरियड्स आपको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. मान लो आपकी ओमेगा की वैल्यू ये है स्क्वायर रूट ऑफ, सो ओमेगा मैक्स, सी ओमेगा शुड बी लेस देन दिस नंबर ना. So the maximum value of omega can be equal to g by a. Time period minimum and this is maximum possible allowed value of omega. Okay. अब आपको ये चाहिए कि क्या कहता है, let's say average potential energy चाहिए. तो how would you find out average potential energy? Okay. So मान लो ये आपको दिया हुआ है कि आपका प्लेटफॉर्म मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है. ओके. एंड आपको सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, एंड आपको ये फाइंड आउट करना है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2. ओके. हाउ विल यू फाइंड आउट द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू नंबर्स? सो आपको बस ये करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ओके. आपको जब किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो यहाँ पे टाइम एवरेज निकालना है. तो टाइम एवरेज आप कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt. यहाँ पे लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, t1 से t2, t1 से t2. So solve it this way now. Your average potential energy would be equal to, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, अगर जो ये मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मैं लिख सकता हूँ ना. सो ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ 1 एस टी. तो ये t2 माइनस t1 हो जाएगा. This is from t1 to t2. Now ये बाहर आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. अच्छा, आप साइन स्क्वायर
थीटा का इंटीग्रल कैसे निकालते हो? साइन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रल होता है, आप साइन थीटा को 1 - cos 2 थीटा/2 लिखते हो, राइट? सो आप इसको लिखोगे 1 - cos 2 ओमेगा t/2 इंटू डी टी, डिनोमिनेटर तो t2 - t1 है। अब इसका इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर t2 - t1। ओके, इंटीग्रल ऑफ 1 वुड बी इक्वल टू t माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रल होता है sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, जो कोएफिशिएंट है वो आप पुट करोगे, एंड लिमिट जो है वो t1 से t2 तक वेरी करेंगी, दे विल वेरी फ्रॉम t1 टू t2। सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू, अब आप इफ यू पुट t1 एज 0, अगर जो आपको क्वेश्चन में t1 0 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। सो देन योर आंसर इज, सो इफ t1 इज इक्वल टू 0 देन potential energy average will become equal to 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर t2 - t1, t1 0 है तो ये बस बच जाएगा t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस साइन 2 ओमेगा t2 by 2 omega. This would be your average potential energy. ठीक है? ओके, थैंक यू।